Okay, so good morning student. So in our last video we were studying about what is Indian administrative system. Okay, the form of government that established in hierarchy, that is first is central, second is state and third is local. ये हमने पढ़ लिया था. हमने एक डायग्राम के फॉर्म में भी पढ़ा था कि इन गवर्नमेंट के नीचे कौन लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जुडिशरी क्या करता है. अगर आपको इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए देन गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर. ओके, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल है, हमने पढ़ा था. फेडरल मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर एक कंट्री बनती है जिसमें एक सेंटर होता है और उसकी काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं. सो दिस इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो इसकी हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके कुछ फीचर्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे. द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट. द सोर्सेज ऑफ पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो अब हम पढ़ेंगे कि पावर्स, इसमें क्या फेडरल है. फेडरल मतलब एक सेंटर हो गया और एक क्या हो गया, स्टेट हो गया. ठीक है, इन दोनों को जो पावर मिली है वो कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया है हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों को पावर दी है, सेंटर को भी स्टेट को भी. ठीक है, नाउ the constitution is supreme. The procedure of amendment in the constitution is generally difficult and supremacy is judiciary is essential. So also it is essential that the constitution is rigid and written. Such form of government is known as federal form of government. ठीक है, तो समझ आया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जिसमें सेंटर को पावर्स मिली हैं, स्टेट को पावर्स मिली हैं. किसके द्वारा मिली हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, और हमारे यहाँ जो सुप्रीम किसे माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को. ना प्रेसिडेंट है सुप्रीम, ना ही प्राइम मिनिस्टर. हर 5 साल में ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि वो जब से बना है, कब बना था वो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, एनफोर्स हो गया था. तब से वो वैसा का वैसा ही है, वो हटा नहीं है. सो व्हाट इज सुप्रीम इन आवर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, उसके नीचे ही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते हैं. ओके, सो सोर्स ऑफ पावर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको कहीं से, अगर हमें भी फंडामेंटल राइट्स जो मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से. फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से. ओके, India has been termed in the constitution as a federation of state. The characteristics of federal form are present in the Indian constitution. In the federal form, the union and the state function within the limits of their rights and power given by the constitution. और ये एक लिमिट में काम करती हैं. You know what is limit? लिमिट पता है आपको, मतलब जो उसमें लिखा है कि आपको ये काम करना है, आप उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते. ओके, ठीक है. सो एक लिमिटेशन आपको कौन लगा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और ये लिमिट के कारण ही इंडिया जो अपनी कंट्री है वो चल पाती है. मतलब कंट्री में क्या नहीं आता, आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है, मनमानी करना. इस मतलब जैसे आप समझो कि प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, चूज़ हो गए. ठीक है, अब वो तो ये सोच सकते हैं ना कि हमें तो पूरी जनता ने चूज़ किया है, हम कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर मनमानी करने लगे फिर वही हो जाएगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो. ओके, देन सो आर्बिट्रेरी नहीं हो पाती. आर्बिट्रेरी समझ आया कि मनमानी नहीं हो पाती. ओके, सही है ना. नाउ आपको पता है हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, बताइए. कौन देगा आंसर, हु विल गिव मी आंसर, टेल मी पायल. 7 यूनियन टेरिटरीज. बोलिए, आगे बोलिए. ओके, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर एंड हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन अ कंट्री, टेल मी फास्ट. हाँ बोलो. 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज. Okay, sit down. You both are wrong. Okay,
So in our country there are 28 states and 8 union territories. अब पूछो क्यों? देखिए, आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे गलती से, आई डोंट नो, कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अब वो क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, रिमेंबर, याद आया, जो आर्टिकल 370 है हट गया, ठीक है, ये सब। सो 29 स्टेट्स थे, इसलिए हमारे क्या हो गए अब 28 स्टेट। अब वो क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी। सो दिस इज 8। देखिए, जो स्टेट होते हैं वो सीएम चलाते हैं, मतलब एक स्टेट का दर्जा दिया है, जबकि यूनियन टेरिटरी है वो कौन चलाता है, सेंटर। सेंटर का क्या होता है, उस पर पावर रहती है, राइट होता है। ओके, हाँ, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है। ओके, सो देखिए, सो जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी क्या हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। अब आपका हो गई कि मैम ये 9 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक और चेंज आया है, जो दादर एंड नागर हवेली और जो दमन एंड दीव हैं, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, शायद आपको पता हो, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले ही अलग अलग होती थी, अब इन्हें मर्ज कर दिया गया है, मतलब कि एक ही मानी जा रही हैं, इसलिए ये 9 ना होकर 8 हैं, ठीक है। सो अब मैं होमवर्क देती हूँ आपके लिए कल के लिए, पूरे स्टेट की कैपिटल के साथ याद करके लाना, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं वो पढ़कर आना। क्या ही बताऊँ तुम लोगों को, थोड़ा, ठीक है, इट इज़ योर होमवर्क। ओके, स्टेट विथ कैपिटल, यूनियन टेरिटरी विथ कैपिटल, लर्न इट, ठीक है, लर्न इट, रिमेंबर इट। ओके, और जितने भी ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, ये आप ग्रुप पर मैसेज करें। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। नाउ ओके, बस लिख लिया आप। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। In the Indian Union there are both the government with union government and the state government. Okay, 2 गवर्नमेंट है हमारी, एक यूनियन में होती है, यूनियन मतलब सेंटर में, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट होती है। देयर इज़ एन एग्जीक्यूटिव इन द यूनियन वेयर देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर आर प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, एंड देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव जो होता है यूनियन में, उसमें कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रेसिडेंट होते हैं। और जो लेजिस्लेटिव है और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और एक लेजिस्लेटर होता है। लेजिस्लेचर कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। ओके, सिमिलरली इन द स्टेट ऑल्सो देयर इज एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वेयर इन देयर आर गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द चीफ मिनिस्टर। इसी तरीके से स्टेट में क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, ठीक है, गवर्नर के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या गवर्नर लेजिस्लेटिव में भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी रहते हैं। देखो, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट होते हैं ये एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि पार्लियामेंट में किस किस को हम लेते हैं, तो पार्लियामेंट में लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और प्रेसिडेंट, वो सिर्फ इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई काम पूछता है कि प्रेसिडेंट किस उसमें आते हैं, तो आप क्या बताओगे, एग्जीक्यूटिव में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्लियामेंट किस किस चीज़ से बनी है, देन यू क्या कहोगे आप, कि लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। ओके, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंट, दिस इज अरेंजमेंट इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट। तो आपको डुअल गवर्नमेंट आया कि इंडिया में क्या है, 2 टाइप की गवर्नमेंट है, एक सेंटर है और एक स्टेट है। ओके, नाउ सेकंड इज डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहला तो डुअल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये हम फेडरल फीचर पढ़ रहे हैं, फेडरल फीचर पता है ना आपको, फेडरल फॉर्म की सेंटर है और बहुत सारे स्टेट जुड़े हुए हैं उससे। ओके, तो सबसे पहले तो डुअल गवर्नमेंट है, इससे पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है, फेडरल है। एंड देन डिवीज़न ऑफ पावर है यहाँ पर। डिवीज़न ऑफ पावर मतलब क्या है, हाँ, एक पावर को कैसे बांटेंगे, मतलब पावर मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी डिसीज़न लेने की पावर है, ठीक है। तो कुछ भी काम हो, सो इसमें यहाँ लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, दूसरी कौन सी है,
एक स्टेट लिस्ट है, देन थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ दिस। देखिए, कुछ भी काम करना होता है, अलग अलग होते हैं पूरे इंडिया में, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इंडस्ट्रीज़ का, ये सब, पुलिस का, लैंड को कैसे संभालना है, ये सब कुछ सब्जेक्ट हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना सोशल, ज्योग्राफी, सिविक, पॉलिटी, ऐसे ही आपको कंट्री को चलाना है तो अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, रेलवेज़ कैसी होना चाहिए, ठीक है, ये अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है, कुछ डाले हैं यूनियन में, यूनियन मतलब सेंटर में, सेंटर में डालने का मतलब क्या होता है कि सेंटर ही उस पर पावर होगी, मतलब वो जो भी डिसीजन होगा वो सेंटर लेगा। स्टेट में डालने का मतलब कि सेंटर को, स्टेट को पावर है उस रिलेटेड सब्जेक्ट से कुछ भी करने का, ठीक है। और कंकरेंट में क्या होता है, यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर क्या करते हैं, उस चीज़ पर डिसीजन लेते हैं या वर्क करते हैं। ओके, देखो अब मैं बुक का बता देती हूँ। 97 सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट। देखो ये याद करना कि 97 सब्जेक्ट हैं, किसमें है, यूनियन लिस्ट में। एग्जाम्पल ये देख लो आप, डिफेंस, डिफेंस मतलब देश की रक्षा कैसे करनी है, ये सीधी सी बात है, कोई स्टेट नहीं संभालेगा, सेंटर संभालेगा ये काम। फॉरेन अफेयर मतलब हमें फॉरेन से कैसे अफेयर्स रखने हैं, ये हम संभालेंगे, मीन सेंटर। डिफेंस की फोर्सेस कैसी हो, आर्मी, CISF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी। ओके, फाइनेंस, पैसा, पूरे इंडिया में हमें फाइनेंस कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, रेलवेज कैसी हो, ये क्या है, ये है यूनियन लिस्ट, ठीक है, ये यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है। नाउ टॉक अबाउट द स्टेट लिस्ट, इसमें 62 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें बताइए स्टेट में कैसे सब्जेक्ट होंगे जो सिर्फ स्टेट संभाल सकें, जैसे कि हमारे स्टेट में लैंड कैसा है, पुलिस, ठीक है, एक स्टेट के फॉर्म में, वो वाली पुलिस नहीं जो पूरी जैसे आर्मी होती है जो पूरे इंडिया की रहती है, स्टेट से रिलेटेड पुलिस होगी वो इसमें होगी, ठीक है। सोशल वेलफेयर, पुअर जो पीपल हैं उन्हें कैसे देख रेख करना है, जो जिस कंट्री मतलब जिस स्टेट के पीपल होंगे उन्हें पता होगा कि हमारे यहाँ पुअर की कंडीशन कैसी है। तो ये कुछ सब्जेक्ट किसमें आते हैं, स्टेट लिस्ट में। हाँ, लाउड लाउड लाउड, हाँ, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, सही है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, इसमें 47 सब्जेक्ट, बट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट 4 सब्जेक्ट 1 और मोर, इसमें 52 सब्जेक्ट हो गए हैं, शुरू में 47 सब्जेक्ट थे। अब देखो कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें थोड़ी सी सेंटर की पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, स्टेट की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे कि मैरिज एक्ट हो गया, कोई इंश्योरेंस का हो गया, लेबर वेलफेयर का हो गया, ठीक है, जिसमें आपको सेंटर की भी पावर की ज़रूरत पड़ती है, स्टेट की भी पड़ती है। हाँ, ये दोनों को मिलकर करना पड़ता है। ओके, मतलब both the central and state can frame laws on subject contained in the concurrent list, but if a law has been enacted by the central, that shall be in a force। दोनों को क्या होता है, राइट होता है लॉ बनाने का इन सब्जेक्ट पे, और लेकिन जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो वो एनफोर्स हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा होती है। सो दोनों में से अगर राइट दोनों को है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले बना दिया देन एनफोर्स किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर क्या होती है, रेसिड्यूल, रेसिड्यूल का मतलब क्या होता है, एनीवन, रेसिड्यूल मतलब ये वो वाला ड्यूल नहीं है, ठीक है। रेसिड्यूल मतलब बाकी, कहते नहीं है ये बाकी बच गया, रेसिड्यूल मतलब अतिरिक्त। हाँ हाँ, जैसे हम कहते हैं ना ये तो अतिरिक्त है, अतिरिक्त मतलब बचा हुआ है। तो रेसिड्यूल मतलब हमने जो भी वर्क थे यूनियन में डाल दिए, स्टेट में डाल दिए, एंड देन कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए। इन तीनों को छोड़कर कुछ काम थोड़े बहुत और बच जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं, रेसिड्यूल पावर में, ठीक है। ऐसे काम जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, तो जो भी रेसिड्यूल पावर जो बचती है वो किसको सौंप दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीपल सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इफ सर्टेन सब्जेक्ट रिमेन ओवर एंड अबाउट 3 लिस्ट, सच सब्जेक्ट शॉल बी द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। देखो ये मान लो अगर इंडिया में जितना भी इम्पोर्टेंट काम होता है वो कौन करता है, सेंटर करता है, ये दिमाग में बैठा लेना। तो जो बची हुई पावर भी है, तो अब जैसे कोई घर में बड़ा है, सबको टॉफ़ीज़ बांट दी,
अब एक्स्ट्रा बच गई हैं, अब क्या करेंगे, हम ही रख ले रहे ना। तो ऐसी सेंटर करता है, स्टेट को भी दे दी, कंकरेंट में भी डाल दी, अब बच गई हैं, क्या करें, हम ही रख ले रहे। आ रहा है समझ में? नाउ थर्ड पॉइंट इज सुप्रीमेसी एंड रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Under the federal form of government, written constitution is a necessity. Constitution is supreme and basic law of the country. The union and the state government follow the constitution under the system of government. To ensure supremacy of the constitution, the procedure of its amendment has made difficult. Okay. अब ये भी आपको पता होगा कि हमारा बता चुके हैं ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, सुप्रीम। सुप्रीम मतलब इसे हमने बहुत हाई पोजीशन दे रखी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये कैसा है, किस फॉर्म में है, रिटन। वो फेडरल जो तुम बार बार बोल रही हो वो गवर्नमेंट है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, लिखा हुआ है, एंड देन सुप्रीम है, इसकी पोजीशन सबसे ऊपर है। ओके, यही है इस पॉइंट में। देन सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, हमारे यहाँ जुडिशरी की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सुप्रीमेसी है। जो जुडिशरी होता है, हमने शायद मैंने कल बताया होगा कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है इनसे अलग होता है। जो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की आपने देखा होगा कि जो सुनवाई होती हैं, हियरिंग होती हैं, जो कोर्ट में जजेस होते हैं, इन पर किसी का दबाव नहीं होता, ना किसी मिनिस्टर का, ना प्राइम मिनिस्टर, किसी का नहीं होता। अपनी एक क्या होती है, सुप्रीमेसी होती है। जो CJI होते हैं, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एक अपनी सुप्रीम अथॉरिटी होती है उनके पास, ठीक है, उन्हें कोई दबा नहीं सकता, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे कि पता कभी कभी जो कांग्रेस के वो हैं प्रेसिडेंट हैं जो, ठीक है, राहुल गांधी हैं, तो उन्हें भी किसी भी जुर्म में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है जेल में, उनकी सुनवाई होती है, ठीक है। इसलिए प्रेसिडेंट को होता है, हाँ, ठीक है। सो आपने देखा होगा कितने सारे मिनिस्टर होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई हो रही है, तो आपको समझ आया कि सुप्रीम है जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव भी इसके मतलब उनकी भी अलग पावर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जुडिशरी की भी एक अलग पावर है। ओके, under the federal form of government, supremacy of judiciary is important. The Supreme Court is the protector of the constitution. Laws framed and decision taken contrary to the constitution can be declared null and void. null and void मतलब ख़त्म कर देना, निरस्त कर देना। ऐसे जैसे एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को क्या होता है, राइट, लॉ बनाने का। अब सोचो उन्होंने एक ऐसा लॉ बना दिया जो हमारे लिए अच्छा ही नहीं है, हमारे लिए मतलब हमारी जनता के लिए अच्छा ही नहीं है। अब लेकिन उन्होंने तो बना दिया, अपनी मेंबरशिप लेकर उन्होंने तो बना दिया, तो ये काम देखना कि ये लॉ सही है कि नहीं, किसका है, जुडिशरी का। सो इसे हमारा प्रोटेक्टर कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज हैं जुडिशरी ही देखती है कि ये लॉ सही है या नहीं, और ये लेजिस्लेटिव को भी देखती है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं कर रही है, कि ऐसे लॉ तो नहीं बना रहे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हमारे संविधान से ही बाहर हो, तो वो ये देखते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, नल एंड वॉइड, ठीक है। नाउ द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर। आपको पता ही है, एज पर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडियन लेजिस्लेचर हैज़ टू हाउसेज। फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड द पार्लियामेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। दो हाउस होते हैं, हाउस आपको पता है, बता ही चुके हैं, बार बार बोल रही हूँ, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा अलग होती है, पार्लियामेंट में ले लेते हैं लोकसभा। द काउंसिल ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट द स्टेट, ये भी हमने पढ़ा था कि हर स्टेट से मेंबर होते हैं, इसलिए स्टेट को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। इन द काउंसिल ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, देखो वर्ड आ गया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, एंड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन होता है, लोकसभा। लोकसभा कैसे चूज होती है, डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर today's class. Okay, thank you so much students.